पार्ट 3 एंजाइम्स के चैप्टर का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर टेम्परेचर है। हीटिंग प्रोसेस इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम और सबस्ट्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं क्विकली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ जल्दी रिएक्शन होता है। इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज से रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। और हमारे पास लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट के पार जो हमारे पास इंजाइमेटिक एक्शन होता है वो लिमिटेड हो जाता है, एक्ट नहीं कर सकता, सही तरीके से एंजाइम्स काम नहीं करते, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स वर्क मैक्सिमम। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिनेचर कर देता है। टेम्परेचर कॉजिंग डिनेचुरेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारे पास जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है 70 डिग्री सेल्सियस और अबव के लिए उनके पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच इनएक्टिव एंजाइम्स बिकम एक्टिव। कोई एंजाइम टेम्परेचर लो था, इनएक्टिव हो गया है, हम उसे ऐसा कम से कम वो टेम्परेचर जो उसे दें और वो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाए। पीएच की बात करें तो एवरी एंजाइम फंक्शंस मोर इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। अमीनो एसिड चेन इज सेंसिटिव टू पीएच। अमीनो एसिड जो साइड चेन होती है वो पीएच से सेंसिटिव है। थोड़ी सी चेंज पीएच में एंजाइम की आयोनाइजेशन कॉज कर देती है, एंजाइम्स क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उसकी स्ट्रक्चर, और एक्सट्रीम चेंज अगर हो तो वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को डिनेचर कर देती है। ऑप्टिमम पीएच फॉर मोस्ट एंजाइम्स रेंज इन 6 to 8। 6 to 8 क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास वाटर की पीएच है वो 7 है एवरेज, और तमाम एंजाइम वाटर मीडियम में काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम पीएच फॉर मोस्ट एंजाइम्स रेंज इन 6 to 8। पेपेन की बात करें, एक एंजाइम है, ग्रीन पेपैया से हासिल होता है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। टैप्सिन की बात करें तो वो पीएच 2 पर एक्टिव होता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है वो पीएच 8 पर एक्टिव होता है। तीसरा फैक्टर एंजाइम कंसंट्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। कंडीशंस क्या है? अनलिमिटेड सबस्ट्रेट्स हो तो एंजाइम कंसंट्रेशन से रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। बट इफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स आर इक्वल, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं डालेगी। ये ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो शो करता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास चौथा फैक्टर है कि इफ एंजाइम्स आर अनलिमिटेड एंजाइम्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बराबर है। ये ग्राफ स्क्वायर रूट का ग्राफ है, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ग्राफ वाले टॉपिक में खोल के देख लेना। ये स्क्वायर रूट का ग्राफ है, जो ये कर्व जारी है। उसके बाद कहते हैं कि स्टेज कम्स, एक स्टेज ऐसी आती है जब सबस्ट्रेट सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, किस पर, एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होती हैं, तो हमारे पास सबस्ट्रेट की मोर एडिशन जो होती है ना, वो रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती, रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती, रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करती, तो उस स्टेज को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल स्क्वायर रूट ग्राफ है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन, लास्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक, इट इज फिनोमेनन इन विच एंजाइम फेल टू कैटालाइज। जब एंजाइम कैटालाइजेशन के लिए फेल हो जाता है, पर प्रॉपर्ली नहीं करता, तो उसे एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ये काम करते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। ये एंजाइम के साथ कंबाइन तो हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्टेबल नहीं होते। इफ इनहिबिशन इज टू सेल्स ओन एक्टिविटी इट इज नॉट डेंजरस। अगर सेल की खुद की एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिस तरह हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, तो फीडबैक इनहिबिशन, तो वो हमारे पास क्या है, डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर ये किसी एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक पॉइजन, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, एंटीमेटाबोलिटीज की वजह से काज हो रही है, तो इट कॉज सीरियस इफेक्ट्स। इनहिबिशन में भी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें कि व्हेन केमिकल ब्लॉक एंजाइम एक्टिविटी बाय कंपीटिंग विद सबस्ट्रेट, जब वो सबस्ट्रेट के साथ compete करे, इट मींस दैट के सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स की शेप सेम हो, इसको क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या करता है कि सब जो इनहिबिटर होता है सबस्ट्रेट की जगह बाइंड हो जाता है और हमारे पास लेकिन कैटालाइज नहीं होता। ये टेम्परेरी है, इसे रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। ये रिवर्स भी हो सकती है। किस तरह हो सकती है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इट कैन बी रिवर्स। सक्सिनेट क्या है? सक्सिनेट इज कैटालाइज्ड बाय, ये एग्जांपल है हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से कैटालाइज होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैलेट आ जाए
मैलेट एक इन्हिबिटर के तौर पर काम करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ अटैच होगा, लेकिन फ्यूमरेट जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो हमारे पास इनहिबिशन है ये सपोर्ट करती है लॉक एंड की मॉडल को। इसकी एग्जांपल्स दीज आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स विद कम्बैट इन्फेक्शन सच एज सल्फोनामाइड्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो इसमें इनहिबिटर्स क्या कहता है, एक्टिव साइट के अलावा जो साइट्स होते हैं जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं उस पर बाइंड हो जाता है। इस ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल होगा तो फीडबैक इनहिबिशन के लिए इस्तेमाल होगा। फीडबैक इनहिबिशन हमारा टॉपिक है पड़ा, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इरिवर्सिबल होगा तो ये एंजाइम की शेप को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस तरह साइनाइड्स हैं, सार्स ऑफ हैवी मेटल्स हैं, एटसेट्रा। साइनाइड्स क्या करते हैं, ये साइटोक्रोम जो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए एसेंशियल है उसको हमारे पास क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और इस वजह से हमारे पास डेथ की वजह बनती है। साइनाइड्स कंबाइन विद आयरन, जो हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। हैवी मेटल आयंस लाइक मर्करी आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, ये क्या करते हैं, थायोल ग्रुप के साथ हो जाते हैं। डायथायोल ग्रुप अल्कोहल का रिलेटेड ग्रुप है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है। तो जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं हमारे पास, जो हमारे पास टर्शी स्ट्रक्चर इंजाइम की टर्शी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि थायोल ग्रुप के साथ ये मेटल्स अटैच हो जाते हैं। ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं। फीडबैक इनहिबिशन की बात करें तो इट कॉज इनहिबिशन बाय इट्स ओन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब किसी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करे तो उसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक इनहिबिशन इसे कह सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म का पार्ट है, ये जरूरी होता है किसी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। अमाइनो एसिड एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड है, ये थ्रियोनीन बनता है विद 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन। नीचे दी गया है हमारे पास रिएक्शन कि एस्पार्टेट 5 रिएक्शंस के बाद थ्रियोनीन में कन्वर्ट हो जाता है। 5 एंजाइम्स इसमें काम करते हैं, लेकिन अगर थ्रियोनीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, हमारे पास थ्रियोनीन जो एंजाइम फर्स्ट होता है उसकी एलोस्टेरिक साइड पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और फिर क्या करता है, उसकी एस्पार्टेट की थ्रियोनीन में कन्वर्जन को स्टॉप कर देता है। जब फर्स्ट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एस्पार्टेट थ्रियोनीन में कन्वर्जन रुक जाती है। जब ऑल थ्रियोनीन यूज अप हो जाते हैं तो थ्रियोनीन रिमूव हो जाती है और हमारे पास एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट एंजाइम की शेप हमारे पास रिटेनेबल हो जाती है और हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है। ये हमारा चैप्टर था एंजाइम्स का। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इसके साथ हम कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज़।